फिक्स फ्रिक्शनलेस स्फेरिकल, रेडियस इसका आर दिया गया है, डम्बल इज हेल्ड टचिंग द बॉटम ऑफ द कैविटी एट इट्स लोअर एंड, ये लोअर एंड पे टच कर रहा मतलब ये ना सीधे नीचे है। तो जब भी इसकी एफबीडी बनाएंगे तो यहाँ का N1 आप ऐसे दिखा दोगे, और इसकी एफबीडी बनाएंगे तो भी सेंटर से ही पास करेगा, सेंटर से ही पास करेगा, तो इसको मैंने ऐसे दिखा दिया N2। डम्बल कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल स्मॉल बॉल ईच ऑफ मास m फिक्स affixed at the end of the light rod of length r-2, r-2, ये r-2 है, ठीक है। What will be the force of interaction between the lower ball and the cavity immediately after the dumbbell release? अच्छा, जब भी immediate after होगा ना, इसका मतलब कि ओमेगा जस्ट आफ्टर जीरो होगा, दैट मीन्स किसी भी पार्टिकल में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं होगा, उसमें टेंजेंशियली एक्सेलरेशन हो सकता है, सेंट्रीपिटल तो नहीं होगा क्योंकि v स्क्वायर बाई आर जैसा होता है। तो आप जब एफबीडी बनाया तो आपने इसको N2 इसको N1 दिखा दिया, ठीक है। इसको आप MC दिखा दीजिए और इसका भी वेट आप mg डाउनवर्ड दिखा दीजिए। अब एंगल की बात कर लेते हैं। ये वाला एंगल अगर मैं कहूँ कि थीटा है तो ये भी एंगल थीटा आएगा, बोलो सर। इसका ना मैंने पावर पॉइंट में देखा तो वो r-2 है। हाँ, तो क्या है बताओ? r√2 है। अच्छा ठीक है, इसीलिए मैच नहीं किया होगा, तो ठीक है, तो यार √2 तो ये थीटा ये थीटा, तो ये बताओ अगर ये r√2 है इसका मतलब तो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, क्योंकि रेडियस इसका r है, इसका मतलब ये लाइन ना ऐसे हॉरिजॉन्टल रही होगी इस तरीके से, तब ये 45 डिग्री हो गया, तो समझ में आ गया हमको। अब ये हमारा N2 हो गया, ये हमारा mg हो गया एफबीडी में। और क्वेश्चन पूछा है कि N1 को बताओ, फ्रिक्शनलेस सरफेस और तो कोई फोर्स होगा नहीं, और अगर एक पार्टिकल की एफबीडी बनाएंगे तो उसमें टेंशन भी दिखाएंगे, तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। बट एक काम हम चाहे तो कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम पे अगर तुम्हें सेंटर ऑफ मास याद होगा तो उसमें मैंने बोला था कि नेट फोर्स ऑन एनी सिस्टम इन एनी डायरेक्शन इज इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2 इन दैट डायरेक्शन प्लस m3a3 इनटू दैट डायरेक्शन। ये हमेशा होल्ड करता है, किसी भी डायरेक्शन में किसी भी सिस्टम पे नेट फोर्स उस डायरेक्शन में लिख दो, फिर उसी डायरेक्शन का m1 इंटू एक्सेलरेशन प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन प्लस m3 इंटू एक्सेलरेशन करके लगा दो, वो होल्ड कर जाएगा। तो हम सिस्टम का ही काम कर रहे हैं, तो चूंकि सारे एंगल 45 डिग्री है मान के ही है, तो फिर अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं। जस्ट आफ्टर रिलीज सिर्फ टेंशियल एक्सेलरेशन होगा। तो अब देखो, अगर मैं कहूँ कि ये वाला पार्टिकल इसके अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ये भी इसके अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है, और दोनों का अल्फा भी सेम होगा, क्योंकि जितना एंगल ये तय करेगा उतना एंगल ये भी तय करेगा, क्योंकि बीच का एंगल चेंज नहीं हो रहा है, तो अल्फा सबका सेम होगा और सेम होगा। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, डाउनवर्ड में आप लिखोगे आर अल्फा, और इसका एक्सेलरेशन टेंजेंशियल में आर अल्फा आएगा, ये भी है, ये टेंजेंट इसका इधर है, इसका टेंजेंट इधर है। अब एक्स में फोर्स इक्वेशन लिखते हैं, तो एक्स में फोर्स इक्वेशन क्या है, N2 है बस, N2 बराबर m1a1 प्लस m2a2, तो इसका मास m इंटू इधर इसका एक्सेलरेशन नहीं है बट इसका है, तो आप लिखोगे m इज टू एक्सेलरेशन आर अल्फा, इक्वेशन नंबर 1। फिर इस पे फोर्स इक्वेशन y में लिखते हैं, y में फोर्स क्या है, N1 है, सिस्टम पे टेंशन इंटर से हो गया N1, mg डाउनवर्ड है तो ये 2mg बनेगा, इज इक्वल्स टू m1a1 प्लस m2a2, इसका मास m इंटू इसका y में एक्सेलरेशन नहीं है बट इसका है, बट नीचे को है, m इंटू एक्सेलरेशन आर अल्फा, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब आएंगे, ये तो हमने फोर्स इक्वेशन लिखा है। अब इसके सिस्टम पे अगर मैं इसके अबाउट टॉर्क लिख दूं, इसके अबाउट टॉर्क लिखूं, तो मैं क्या लिखूंगा, और ये पूरा पूरा रिजिड बॉडी जो है इस एक्सिस के अबाउट एक तरह से तुम कह सकते हो कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, बेसिकली IAR है एक तरह से कहोगे तो, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन जैसा काम कर रहा है इसके लिए, क्योंकि देखो इसकी वेलोसिटी इधर होगी, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसकी वेलोसिटी इधर है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो जहां इंटरसेक्ट मारता है दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट टॉर्क, और ये तो पॉइंट कभी चेंज ही नहीं हो सकता, ये चाहे यहाँ रहे तो चाहे यहाँ कहीं भी रहे तो ये फिक्स एक्सिस की तरह से काम कर रहा है, फिक्स एक्सिस की तरह से। फिर इसके बाद तुम टॉर्क लिख सकते हो, इसके बाद टॉर्क किसका आएगा, N2 का आएगा नहीं, N1 का आएगा नहीं, इस mg का आएगा नहीं, बस ये वाला mg बचा सिस्टम का, इस mg का टॉर्क किसके बाद, आप क्या लिखोगे mg इज टू आर बराबर नेट आई अल्फा,
तो इसके अबाउट आई लिखना है। तो इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर का स्क्वायर और नीचे वाला का भी इतना ही आएगा इनटू अल्फा। इक्वेशन नंबर 3। अब तुम देख सकते हो एक अननोन n1 है, एक n2 और एक अल्फा है, बाकी कोई अननोन नहीं है। सॉल्व करोगे तो तुम्हारा n1 की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आई? यस सर। और देखो एक ठीक क्वेश्चन है, मतलब ये अच्छा क्वेश्चन कहा जाएगा ये। क्या आर का 45 क्यों? क्या ये पॉइंट मास है ना, तो इसका इसके अबाउट तो एम आर स्क्वायर लिखोगे, एम आर का स्क्वायर। सही है सर। ठीक है, नेक्स्ट। ये सही वाला। फिर उसमें हमने टेंशन को हटा दिया क्योंकि आपने वो बोला ना कि सिस्टम के लिए एक डायरेक्शन में लिखेंगे तो समीशन तो सही कह रहा हूँ। पूरा लिख सकते हैं। इसमें कह रहा है कि a bead of mass m is attached to the lower end of the light extensible thread that the passing through the small frictionless hole in the horizontal tabletop. The upper end of the thread circular path is r. ठीक है, r radius पे circummotion कर रहा है. The bead is pulled aside projected to the move in the path of radius r beyond particular depth below the इतना. Find the work done slowly pulling the thread upward to the depth of the circular path is bead is half of its previous. तो इसको खींच के आपको ऐसे लाना है ताकि इसका जो पाथ हो जाए ना, पाथ हो जाए ये आधा हो जाए, ये आधा हो जाए। तो इस प्रोसेस में आपको कितना वर्क करना पड़ेगा। और स्लोली है, स्लोली अगर स्लोली ऐसे खींच रहा ना ऐसे, तो तुम कहोगे कि इसका मोशन ऑलमोस्ट हर वक्त क्या होगा, हर वक्त सर्कुलर होगा, ऑलमोस्ट हर वक्त सर्कुलर होगा। ठीक है, तो अब इस पोजीशन पे हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी और इस रेडियस को मैंने r दिखा दिया और इस h को h/2 करना है मुझे, हाइट को आधा कर दिया और ये भी डिस्टेंस क्या है, h के बराबर है। ठीक, अब आदमी ने कितना वर्कडन किया, तो आदमी ने जो वर्कडन किया ना ऐसे खींच के, वो वर्कडन गया कहाँ, तो इसी पार्टिकल के पास तो गया वर्कडन, क्योंकि मैं ऐसे खींच रहा हूँ, ऐसे खींच रहा हूँ, तो टेंशन के थ्रू ट्रांसमिट होके इस पार्टिकल के पास आ जाएगा। टेंशन कोई वर्क नहीं करता, जो मेरा वर्कडन है वो रस्सी के थ्रू पार्टिकल को मिल जाएगा। तो कोई पूछे वर्कडन ऑफ एक्स्ट्रा एजेंट कितना हुआ, तो आप कहोगे कि इसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज की, दैट इज डेल्टा के, वो हो जाएगा हाफ एम वी का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर प्लस इस पार्टिकल की आपने पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दी, जो कि h हाइट नीचे था, h/2 चला गया, मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh/2 हो गई। अब आंसर पाने के लिए मुझे क्या चाहिए, v चाहिए और h चाहिए, हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके अबाउट अगर हम चाहें तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं इस एक्सिस के अबाउट, क्योंकि टेंशन इसी से पास कर रहा है और mg इस एक्सिस के पैरेलल है, तो इस एक्सिस के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन यूज कर सकते हो। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, ये आएगा एम वी नॉट इंस टू आर इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम एम वी इंस टू आर आ जाएगा। ठीक है, अब इस आर में और इस h/2 में एक रिलेशन हम बात कर सकते हैं, वो ये कि सही कह रहे हो, हाँ सही कह रहे हो। तो इसकी बड़ी बनाओगे ना तो टी आ जाएगा, इसका एम जी दिखेगा। पहले ना इसको यहाँ बना लेते हैं, ये टी है, ये एम जी, ये थीटा है। तो वर्टिकल कंपोनेंट बैलेंस कर लोगे तो आपका टी कॉस थीटा जो होगा एम जी को बैलेंस कर लेगा, टी साइन थीटा आपको एम वी नॉट का स्क्वायर बाय आर कर देगा, उस पोजीशन का रेडियस फिर डिवाइड कर देंगे तो जो tan थीटा आएगा वो हो जाएगा वी नॉट का स्क्वायर अपान जी आर हो जाएगा जब इसको डिवाइड कर देंगे। और tan थीटा जो आएगा ना इस ट्रायंगल के अंदर वो h/2 अपान आर आ जाएगा, तो हो जाएगा h/2 अपान h अपान आर आ जाएगा, वहाँ से h अपान आर, ये h है ये r है, तो थीटा इज नहीं, हाँ कैपिटल गलत आ गया, r अपान h आ जाएगा, आर अपन एच आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो इनिशियल पोजीशन का है, और फाइनल पोजीशन का क्या होगा, ये भी हो जाएगा का स्क्वायर डिवाइड बाई जी इंस टू, अब रेडियस स्मॉल आर हो जाएगा और ये स्मॉल आर ही रहेगा, बट ये h/2 हो जाएगा, h/2 ये बन गया।
तो एक काम करते हैं ना, इस आर को ना इधर भेज ही देते हैं, तो आर का स्क्वायर बाई एच हो जाएगा, आर का स्क्वायर बाई एच हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम चाहें तो वेलोसिटी को रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ से जो वी नॉट का स्क्वायर आ रहा है ना, वो आएगा आर स्क्वायर जी डिवाइड बाई एच। ठीक है, तो और एक इस पोजीशन का भी है, भी का स्क्वायर, और आर मुझे नहीं पता, तो आर का स्क्वायर जी, और ये हो जाएगा एच अपान 2, ये आ गया। अब अगर मैं इसको इससे से डिवाइड कर दूँ ना, तो एक रिलेशन मिलता यहाँ से नज़र आएगा, इसको डिवाइड करता आएगा वी नॉट डिवाइड बाई वी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड किया तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो जी कट जाएगा, एच कट जाएगा, आई थिंक आ जाएगा ये आर का स्क्वायर बाई 2r का स्क्वायर। अब यहाँ से हम स्क्वायरिंग टर्म अगर हटा दें तो ये हो जाएगा हमारा कैपिटल आर अपान √2r हो जाएगा। तो अब यहाँ से अगर उठा के हम प्लेस कर दें तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आएगा भी, इसको इधर भेज देंगे तो आएगा आर अपान √2r इज इक्वल टू स्मॉल आर अपान कैपिटल आर, ये बनेगा। तो इससे तो स्मॉल आर आ गया, तो स्मॉल आर से एच मिलेगा, आ जाएगा। देखो यहाँ से स्मॉल आर ये आ रहा है, तो अगर मैं इसको उठा के यहाँ से जो स्मॉल आर की वैल्यू आई ना, वो आ गई कैपिटल आर डिवाइड बाई 2 का पावर 1/4 इन। सर एच तो वैसे हमें वैसे ही मिल गई थी, तो अलग से नहीं एच निकाला, जैसे वी नॉट के टर्म में मिलेगी वी नॉट स्क्वायर बाय आर, वो आर स्क्वायर जी बाय लिखा जो उनसे आ गया। हाँ ये तुम सही कह रहे हो, एच तो यहीं से आ गया, तो ये जो इससे ही आ गया, तो ये जो एच होगा ना उसको उठा के हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो ये तो एच हमें मिल ही गया वी नॉट के टर्म्स में। और ये जो भी है हाँ ये सही कह रहा है, और यहाँ से हम भी रख सकते हैं, और ये जो स्मॉल आर इधर से आ रहा है ना, नहीं इसको उठा के हम यहाँ प्लेस कर देंगे, सही है। और ये जो एच है ना वापिस यहाँ रखना पड़ेगा, तो हमें भी की वैल्यू मिल जाएगी, और उठा के यहाँ पे प्लेस करोगे तो आंसर दे देगा। ठीक है, यस सर, यस सर। सर इसमें एक डाउट मेरे को ये था कि जब इसमें काइनेटिक एनर्जी लिखी है, हाँ तो उसमें हमने आई ओमेगा स्क्वायर यूज नहीं करा है टर्म, क्योंकि मतलब जैसे अगर रिंग भी रोटेट करते हैं तो यूज करते हैं, तो ये रिंग थोड़ी पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल अगर ऐसे घूम रहा है तो इसकी जो एनर्जी लिखनी है, इसकी एनर्जी, और ये फिक्स एक्सिस के बाद रोटेट कर ही रहा है, तो फिक्स एक्सिस रोटेशन में इसकी कैंडिडेट चाहे तुम हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से लिखो चाहे हाफ एम वी स्क्वायर से लिखो, बात तो एक ही है। एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी सिर्फ यही होती है, हाफ एम इंस टू वी का स्क्वायर का सिग्मा समेशन, काइनेटिक एनर्जी बस यही होती है और कुछ नहीं होती है। अब यही पार्ट फिक्स एक्सिस रोटेशन में इसमें कन्वर्ट हो जाता है, फिक्स एक्सिस रोटेशन में, और कंबाइंड मोशन में ये इसमें, कंबाइंड मोशन में वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है, बट होता यही है। अब यही इसमें फिक्स एक्सिस रोटेशन में, और यही कंबाइंड मोशन में इसमें आ जाता है, समझ रहे हो। तो उसमें अगर लगाते हाफ है उससे भी आंसर आ जाता। सर एक बार पीछे जाना बोलो सर, इसमें सेंटर का वोट अगर हम देख रहे हैं तो टेंशन का टॉर्क बन रहा है, तो फिर एंगुलर मोमेंटम कैसे कंजर्व करते हैं? अच्छा, हमने एंगुलर मोमेंटम पहली बात कि सेंटर कोऑर्ड नहीं कंजर्व किया, हमने एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस कोऑर्ड कंजर्व किया। और एक्सिस कोऑर्ड एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मास m इनटू एक्सिस के परपेंडिकुलर वेलोसिटी इनटू उसकी इससे दूरी। तो हमने एक्सिस कोऑर्ड पहली चीज लिखी है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, तो एक्सिस वाला तो कोई डाउट नहीं हुआ, समझ गया ना तुम। अब आते हैं इस पॉइंट के बाद क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। तो देखो इस टी के दो कंपोनेंट्स हैं, एक ये है टी कॉस थीटा और एक है टी साइन थीटा। तो क्या ये टी कॉस थीटा इस एम जी को बैलेंस कर रहा है? इसका मतलब टी कॉस थीटा और एम जी अगर बैलेंस हो गया तो इधर कोई फोर्स ही नहीं है, तो बस एक ही फोर्स बचा, दैट इज टी साइन थीटा एंड दैट इज पासिंग थ्रू सेंटर। इसका मतलब कि इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम इस सेंटर के अबाउट भी कंजर्व है,
इस केस में। तो इसके बाद कंजर्वेशन लगाओगे तभी भी यही बनेगा। ठीक है। ये सर ये वाला अच्छा, इसमें कहा है कि ये जो है ना u माइनस के आर का पावर 4 है, तो यहाँ पे मतलब इसको तुम ये कह सकते हो कि अगर कोई पोटेंशियल दे रहा है, इसका मतलब सोर्स यहाँ पे है, ओरिजिन पे है, और उसको सिमेट्रिकल दूरी पे, उससे सिमेट्रिकल दूरी पे पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी। तो सोर्स का रोल ये प्ले कर रहा है। कह रहा है कि बताइए कि व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ बी, इस एमिंग पैरामीटर बी की वैल्यू कितनी हो, सो दैट वेलोसिटी, सो दैट पार्टिकल विल नॉट हिट, ताकि ये इसको हिट ना करे, इसको हिट ना करे। तो अगर चूंकि ये पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, दैट मीन्स ये अट्रैक्टिव फोर्स दे रहा होगा, ये इसको खींच रहा होगा अपनी तरफ। इसका मतलब कि जिस वक्त ये मिनिमम डिस्टेंस पे आएगा उस वक्त मान लो ये आर है। अब आर किसी भी कीमत पे हिट करने का मतलब क्या हुआ कि आर किसी भी कीमत पे जीरो नहीं होना चाहिए। इवन जीरो भी नहीं हो, आर एक मैग्नीट्यूड की तरह से काम कर रहा है, डिस्टेंस है, तो ना ये जीरो हो ना ये निगेटिव होना चाहिए। और सो नॉट, मतलब इसको क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मेरा दिमाग किस पे काम कराना है कि आर का पॉजिटिव ही रूट हो, नेगेटिव रूट पॉसिबल ना हो उस इक्वेशन का, तो उससे जो आएगा वो हमारा बी की वैल्यू दे देगा। तो आप एक लिखो इस पे एनर्जी कंजर्वेशन, दैट इज हाफ एम इंटू यू का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी बहुत फार डिस्टेंस पे है तो ये जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो इज इक्वल टू, जब इस पोजीशन पे आएगा तो कैटेगरी हाफ एम भी का स्क्वायर, अब पोटेंशियल एनर्जी इस आर पोजीशन पे हो जाएगा माइनस के अपान आर का पावर 4, इक्वेशन नंबर 1। फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, यहाँ की वेलोसिटी आप भी लिख लीजिए। तो यानी सी एंगुलर मोमेंटम एम यू इंटू लाइन ऑफ वेलोसिटी की परपेंडिकुलर दूरी, दैट इज एम यू इंटू बी इज इक्वल टू पास वाले पोजीशन पे एम भी इंटू आर लिख लेंगे। अब यहाँ से एम कैंसिल आउट हो गया और भी की वैल्यू उठा के इसमें प्लेस कर देंगे, तो यहाँ से और यहाँ से भी आ जाएगा एम यू का स्क्वायर इज इक्वल टू एम भी का स्क्वायर, टू हटा दे रहा हूँ, भी यहाँ से आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका यू स्क्वायर बी का स्क्वायर डिवाइड बाई आर का स्क्वायर माइनस 2k अपान आर का पावर 4। अब ना आर का पावर 4 इधर भेज दो, आर का पावर 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हट जाएगा और यहाँ से आ जाएगा आर का स्क्वायर आ जाएगा। अब सबको इधर भेज देंगे तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, एम यू का स्क्वायर आर का पावर 4 माइनस एम यू का स्क्वायर बी का स्क्वायर आर का स्क्वायर प्लस 2k एंड दैट इज 0। अब मैं चाहता हूँ कि इसको इस कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट जो हो सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव होने के लिए कंडीशन क्या होगा बताओ, आर का रूट सिर्फ पॉजिटिव है ताकि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 ना। हाँ, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, ये हो जाएगा एम का स्क्वायर यू का पावर 4 बी का पावर 4 बी का स्क्वायर ग्रेटर देन 4ac 4a इंटू सी दैट इज 2k। तो यहाँ से m का ये कैंसिल आउट हो जाएगा। एक बार चेक करो आ रहा है क्या, आ तो रहा है देखो। हाँ, तो देखो ये भी एक तरह से देखो ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। नॉर्मली हम लोग ना ऐसा क्वेश्चन करते हैं, पूरी वैल्यू आर की सारी वैल्यू पॉजिटिव करनी। हाँ मतलब इसका आर की सारी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए फॉर एनी वैल्यू ऑफ बी, ये हमें चाहिए। आर की सारी वैल्यू पॉजिटिव है तो सम ऑफ रूट 0 कैसे हुआ? हमको तो बस ये चाहिए कि इसका जो ग्राफ हो ऐसा बने इस तरीके से, ये टच ना करे इस लाइन को, ये जो आर का पावर 4 वर्सेस नहीं मतलब क्या कहे थे, इससे तो रूट मतलब कि ये है कि दोनों रूट पॉजिटिव होने चाहिए। हाँ एकदम समझदार है वो, कह रहा है दोनों रूट अगर आए भी तो मस्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए। f of 0 greater than 0 तो है 0 greater than 0 ये तो हल करेंगे हमने पॉजिटिव ही है तो माइनस b/2 greater than 0 ये सही है। हाँ सर सही है। हाँ क्योंकि वो सही कह रहा है कि जो रूट हो ना, इसका जो रूट हो वो इधर होना चाहिए, इधर एक भी रूट निगेटिव नहीं होना चाहिए, ताकि ये जो आर हो वो मतलब कुछ भी आएगा तो दूर आएगा तो नहीं टकरा पाएगा।
और निगेटिव हो जाएगा मतलब वो कहना चाहते हैं कि टक्कर मारने की कोशिश कर रहा है, या जीरो हो जाता है। देखो ये क्वेश्चन ना, ये अच्छा क्वेश्चन है नहीं वैसे, मतलब अलग ही है। ये कह रहा है कि यूनिफॉर्म एनुलर डिस्क ऑफ आउटर रेडियस कैपिटल आर एंड इनर रेडियस स्मॉल आर। तो ये डिस्क है, इस डिस्क का इनर रेडियस स्मॉल आर है और आउटर रेडियस कैपिटल आर है। इनर रेडियस स्मॉल आर है, आउटर रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है। और पूरा पढ़ लोगे तो और ये बीच में एक सिलेंडर है, और इस सिलेंडर का जो रेडियस है ना, ये जो डिस्क है उसके रेडियस से थोड़ा सा कम है, जिसके वजह से जो ऊपर का डिस्क है ना ऐसे घूम सकता है। मतलब ये डिस्क इस तरीके से आर रेडियस का, कैपिटल आर ये स्मॉल आर, और जो अंदर का जो है ना वो इस तरीके से ऐसा है, हल्का सा गैप है, जिसके वजह से ये इसके ऊपर घूम सकता है। और इस पूरे के ऊपर उन्होंने ये ब्लॉक रख दिया है, ये क्वेश्चन के अंदर है। एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। लाइट एंड सपोर्ट इतना एंड इतना पासिंग अलोंग इतना पेरिफेरी ऑफ द डिस्क, फाइंड द एक्सेलरेशन ए ऑफ द लोड कैपिटल एम। इसका एक्सेलरेशन बताइए, हालांकि इसका पूछे चाहे इसका पूछे बात तो सेम ही है, क्योंकि स्ट्रिंग कांस्टेंट्स कर रहा है कि जितना ये नीचे जाएगा उतना ही ऊपर जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन बताइए। अब ये फ्रिक्शन नहीं होता तो थोड़ा अच्छा रहता, कोई बात नहीं। अब एक काम करते हैं, अगर मैं कहूँ इसकी अगर एपीडी बनाते हो तो यहाँ का टेंशन टी दिखा दो, और एक यहाँ पे फ्रिक्शन है तो इधर इधर का टेंशन बदल जाएगा, तो यहाँ का टेंशन T1 दिखा देते हैं, यहाँ का टेंशन T2 दिखा देते हैं, T2। ये वाला mg दिखा दिया, ये वाला भी मैंने कैपिटल mg दिखा दिया। अब चूंकि ये ब्लॉक नीचे को आ रहा है एक्सेलरेशन ए से, तो ये ब्लॉक ऊपर को जाएगा एक्सेलरेशन ए से, तो इस पर फोर्स इक्वेशन क्या बनेगा आपका, ये बनेगा कैपिटल mg माइनस T1 बराबर कैपिटल M इंटू इक्वेशन नंबर 1, इस पर फोर्स इक्वेशन T2 माइनस स्मॉल mg बराबर स्मॉल m इंटू ये इक्वेशन नंबर 2। और तुम चाहते तो रस्सी को सीधा करते ना, तो एक ही बार हम लिख सकते थे सीधा करते तो, फ्रिक्शन का हेल्प लेकर। तो ये कुछ वो कहने के लिए मेथड 2 है, बट एक ही है, ये कुछ नहीं, दोनों को जोड़ दो कि T2 माइनस T1 आ जाएगा, कोई बड़ा इक्वेशन थोड़ी है, ठीक है। ये तो मैंने स्पेसिफिकली। अब इस पुली पे आते हैं, सारा खेल यहीं पे है इस पुली पे। अब ये जो पुली है उसमें रस्सी बाहर वाले सरफेस पे लगी हुई है, तो अगर बाहर वाले सरफेस पर रस्सी लगी है और रस्सी को अगर मैं सीधा करूं, रस्सी को ऐसे खोल के मैं सीधा करूं, तो मैं कहूँगा कि रस्सी पे एक टेंशन T2 ऐसे दिखेगा और एक टेंशन T1 ऐसे दिखेगा। लेकिन चूंकि इस रस्सी और इस पेरिफेरी के बीच में एक क्या है, फ्रिक्शन है, तो अगर ये ऐसे घूम रहा है तो जो ये रस्सी जो है इस पर ऐसे सरकना चाहता है, अगर ऐसे सरकना चाहता है तो इसे फ्रिक्शन आएगा। कि इसका मास नहीं है क्या, if light instantaneous rope support the two load of mass itna passing along the upper surface periphery of the disk, find the acceleration of load of mass m। तो ये समझ में आ रहा है कि मान लो अगर इसके पास, एक बात कर रहा हूँ, इसके पास अगर मास ही नहीं होता, इसके पास अगर मास ही नहीं हो तो इसके बीच में फ्रिक्शन आएगा ही क्यों भाई, इसको तो घुमाने के लिए तब नेग्लिजिबल फ्रिक्शन चाहिए, तो फ्रिक्शन गायब हो जाए। हाँ, तो T1 T2 बराबर हो जाना चाहिए। तो इसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी मास की जरूरत ही ना पड़े, क्या पता, ये भी हो सकता है कई बार। तो ठीक है, मान लेते हैं कि इसके पास ना मास m0 है, मान लेते हैं, लिखते हैं, और मान लो मास m0 है। तो अगर मास m0 है तो चूंकि T1 की वैल्यू ज़्यादा है T2 से, तो जब रस्सी ऐसे घूमेगी तो इसका बाहरी सरफेस
फ्रिक्शन उल्टा ऐसे लगाएगा ताकि रस्सी को इधर जाने ना दे, तो फ्रिक्शन ऐसे लगाएगा, तो रस्सी पे आप फ्रिक्शन कुछ इस तरीके से दिखाओगे। ठीक है, तो इस फ्रिक्शन की जो भी वैल्यू आएगी वो मैंने एफ आ गई, मान लो एफ आ गई। तो और इसमें एंड फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू दी गई है। डिस्क एंड सिलेंडर, अच्छा इसके पास मास नहीं है, हाँ समझ रहे हो, इसके पास मास नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम पता है कहाँ पे है, एक्चुअली में ये जो बीच का है ना, ये मास, इसके अंदर मास है, ये फिक्स्ड है बेसिकली, तो फ्रिक्शन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। समझ रहे हो? हाँ, ये जो बीच का जो सिलेंडर है ना, वो सिलेंडर फिक्स है, और ये इसके ऊपर ऐसे रगड़ खाएगा, ऐसे घूमेगा, तो फ्रिक्शन उल्टा आएगा, ऐसे उल्टा आएगा, वो रोकेगा। तो तुम ये कह सकते हो कि यहाँ पे जो भी फ्रिक्शन आएगा वो इस जो इक्वेशन में लिखे थे ना वैसे ही बनेगा। हाँ क्यों नहीं रहेंगे, रहेंगे ना, अगर अंदर की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है हाँ तभी भी अलग नहीं रहेंगे भाई। ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर पर नेट, इस सिलेंडर पे तो नेट, डिस्क पे तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो नेट फोर्स हाँ तो ऊपरी सरफेस से आ जाएगा इसको बराबर करने के लिए। तो ये थी इक्वेशन, यहाँ पे ये बन जाएगा। तो तुम चूंकि T1 ज़्यादा रहेगा क्योंकि उधर जा रहा है, तो तुम लिखोगे T1 इज इक्वल टू, और ये रस्सी मासलेस है तो T1 बराबर T2 प्लस F बन जाएगा। ये तो इक्वेशन बन गया। लेकिन अब आंसर आने के लिए ना मुझे सिर्फ F चाहिए, F मिलते आंसर आ जाएगा, बट F निकालने के लिए क्या करें, क्योंकि 3 इक्वेशन 3 अननोन हो जाएगा, T1 T2 और A सॉल्व हो जाएगा, बस F निकल गया तो आंसर आ जाएगा। तो अब उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखते हैं। तो अब इस वाले पार्ट पे जाते हैं। इस वाले पार्ट पे अगर जाते हो ऐसे यहाँ पे, तो इसमें ये अब ऐसा तो लग रहा है कि ये पूरा का पूरा जो है ना ये 180 जैसा दिख रहा है, तो दिखने दो, देखते हैं। तो इसमें क्या होगा कि अब तो हर जगह नॉर्मल रिएक्शंस होगा और हर जगह फ्रिक्शन होगा। अगर ये ऐसे गिर रहा है ना, अगर ये ऐसे गिर रहा है ऐसे, तो ये इस सिलेंडर के ऊपर ना ऐसे सरक रहा है, तो फ्रिक्शन उल्टा आएगा। तो देखो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन मतलब इस डिस्क की एबीडी बनाता है, तो डिस्क की एबीडी पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे दिखेगा, यहाँ का एन, और चूंकि रस्सी ऐसे घूम रही है ऐसे, तो डिस्क पे फ्रिक्शन ऐसे दिखेगा। हाँ रस्सी फ्रिक्शन उल्टा, डिस्क पे ऐसे, यहाँ का DF1 लिख लिया। फिर यहाँ पे जाओ, यहाँ पे, तो यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन ऐसे दिखेगा, यहाँ पे फ्रिक्शन ऐसे दिखेगा। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे दिखेगा, फ्रिक्शन ऐसे दिखेगा। अब चूंकि हर जगह का n बराबर तो बराबर होगा, ये कह सकते हैं क्या हर जगह का n बराबर होगा? टेंशन से टेंशन से नहीं होगा तो फिर कैसे करते हैं सर? अलग अलग थीटा पे n अलग अलग होगा, अलग अलग होगा ना सर। सही कह रहे हो, टेंशन बदलता जाएगा तो n बदलता जाएगा। सर T प्लस डेल्टा T करके बना सकते हैं क्या सर? सिर्फ डिस्क पे अगर लगाए तो एक काम किया जा सकता है कि देखो इसमें क्या है कि ये दोनों फोर्स है, इन दोनों फोर्स का एक रिजल्टेंट होगा, तो रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से काम करेगा। फिर वैसे ही इसका भी एक रिजल्टेंट होगा, मतलब इसको तुम कॉन्टैक्ट फोर्स कह सकते हो कि सारे के सारे क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस है। तो एक कॉन्टैक्ट फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, इस सिलेंडर पे कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है। अगर इनका टॉर्क निकालना हमें, मतलब फ्रिक्शन करंट निकालना है तो मुझे एन वगैरह चाहिए,
और जस्ट आफ्टर रिलीज कह रहा है अच्छा एक काम करते हैं, हालांकि अच्छा उस डिस्क पे अगर बनाया जाए तो, अगर एक डिस्क ऐसा है, इस डिस्क पे अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो मैं तो ये कह सकता हूँ ना कि जितने भी फोर्सेस हैं, ये जितने भी फोर्सेस इस पे लग रहा है फ्रिक्शन, वो ऐसे लग रहा है, ये घूम रहा है ऐसे ना, तो फ्रिक्शन इस पे ऐसे लग रहा है, फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है, और एन ऐसे लग रहा है। तो इसको इंटीग्रेट करने में थीटा वगैरह तो दिया नहीं है, ये कितना एंगल है वो, बट ये तो जरूर कह सकते हैं कि ये जितना भी फोर्स लग रहा है इन T1 equals T2 की पावर म्यू थीटा है, तो मतलब है। कोई भी जनरल पॉइंट ले लेंगे थीटा एंगल पर वर्टिकल, फिर उस पॉइंट पे सारी तो मैं समझ रहा हूँ कि इधर का T1 इधर के T2 में ये रिलेशन आ जाएगा म्यू थीटा, ई टू द पावर म्यू थीटा आता है, हाँ सर, लेकिन म्यू थीटा इसमें ई का पावर तो कहीं दिख ही नहीं रहा आंसर में, क्योंकि थीटा पता ही नहीं है। तो क्या पता उन्होंने अप्रोक्सीमेशन यूज किया उसके बाद कैलकुलेशन नहीं तो ई टू दी पावर है ना, तो ई तो दिखना चाहिए, थीटा कुछ भी ले ले। तो ऐसे नहीं कर सकते कि जिस पॉइंट पर हम वो थीटा लेके कर रहे हैं खाली उसी पॉइंट पे कंडीशन लगा दें, जैसे एक जनरल थीटा के लिए वो सर म्यू को बहुत छोटा मान के एक्सपेंड कर सकते हैं लास्ट में, तो अगर ऐसा कुछ तो म्यू तो 1 से छोटा ही है। ये हो सकता है कि इसमें हाँ यार, इसमें गलत क्या है कि अगर कोई एक और भी प्रॉब्लम है कि यहाँ का फ्रिक्शन, वो जो फ्रिक्शन होता था ना, वो यहाँ का फ्रिक्शन होता था, यहाँ का फ्रिक्शन, अब यहाँ का फ्रिक्शन, यहाँ का फ्रिक्शन और यहाँ का फ्रिक्शन जरूरी नहीं कि बराबर हो, क्योंकि इस वो टॉर्क को वजह से बैलेंस हो सकता है इस एक्सेस के बाद। ये वाला टर्म म्यू थीटा आता था, बट ये टर्म कितना आएगा, ये वाला टर्म्स, ये भी तो अब चूंकि ये दिया नहीं है, ये पूरा का पूरा ही एंगल इसके ऊपर हो, क्या पता कि ये पूरा गैप ऐसे घूम रहा हो, चारों रगड़ खा रहा हो। सर वो दे रखा है ऊपर में कि थोड़ा सा गैप है, तो 180 डिग्री के करीब है। और अगर गैप है तो मतलब एक पॉइंट पर एक ही जगह पे वो टच करेगा, किसी एक पॉइंट पर थीटा है कि लेट करके फिर वहीं से निकलेंगे। यार ये तुम सही कह रहा हो, क्यों कि अगर हल्का सा गैप है, अगर इसमें और उसमें हल्का सा गैप है, इसका मतलब फ्रिक्शन किसी एक जगह पे काम करेगा, क्योंकि एक स्फीयर का दूसरे स्फीयर से कांटेक्ट, एक ही पॉइंट कांटेक्ट बनेगा अगर गैप है तो, क्यों? यस सर, हाँ, तो एकदम सही कह दिया। यस सर। तब तुम मान लो ना कि इस पे किसी एक जगह है, तब तो ये सही में सॉल्व हो जाएगा। तो मान लो कि यहाँ से अगर ये कैसे पूरे डिस्क के बीडी बनाओ, डिस्क के बीडी बनाओ और किसी एक जगह, चाहे यहाँ दिखाओ चाहे किसी जगह फ्रिक्शन दिखाओ, तो फ्रिक्शन किसी एक जगह पे है, ऐसे है। अब यहाँ पे अब इस डिस्क के बीडी में नॉर्मल रिएक्शन तुम ऐसे दिखा दो, ऐसे दिखा दो, और चूंकि ये घूम कैसे रहा है, ये घूम रहा है ऐसे ऐसे, अगर ये घूम रहा है, अगर ये पूरा डिस्क ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन उल्टा लगेगा, क्योंकि घूम रहा है ऐसे, तो नीचे का डिस्क पे वो रगड़ खाएगा ऐसे, तो फ्रिक्शन ऐसे आ जाएगा, जो कि म्यू इज टू एन के बराबर होगा, और ये एंगल थीटा नॉट होगा। देखो इसने ना ये बड़ा अच्छी बात बोली। अब ये सॉल्व हो जाएगा। ये टेंशन कितना है, T2 रहेगा, ये T2 है, देखो ये T2 है और ये T1 है, और चूंकि ये डिस्क मासलेस जैसा है, इसका तो मास नहीं है, तो मासलेस मान लो। अगर मासलेस है तो फिर हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस होगा। तो अब ये वाला एंगल थीटा नॉट है, तो ये बनेगा 90, ये बनेगा थीटा नॉट, और ये भी बनेगा थीटा नॉट ऐसे, क्योंकि 90 थीटा नॉट और ये 90 थीटा नॉट। हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस कर दो, तो ये बनेगा n cos थीटा नॉट इज इक्वल टू
मीवन का कॉस थीटा नॉट, मीवन का एन का साइन थीटा बनेगा। तो लिखिएगा एन साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू मीवन का कॉस थीटा नॉट। ये अच्छा क्वेश्चन लगा। तो यहाँ से टेन थीटा नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू आ जाएगी। हाँ, अब वाई में फोर्स बैलेंस कर दो, क्योंकि डिस्क तो मासलेस है, तो वाई में फोर्स बैलेंस करेंगे तो ये बनेगा एन कॉस थीटा नॉट और मीवन का साइन थीटा नॉट, मीवन का साइन थीटा नॉट, एंड दिस इज बैलेंस बाई T1 प्लस T2, T1 प्लस T2, ये बन गया। अब ठीक है, इसका मतलब हमको ना थीटा नॉट पता चल गया। अगर थीटा नॉट पता चल गया तो अगर उठा के मैं इसमें प्लेस कर दूँ ना तो आई थिंक एन सॉल्व हो जाएगा। क्यों? और जो फ्रिक्शन था, और ये जो फ्रिक्शन था ना वो मीवन होगा, ये फ्रिक्शन मीवन होगा। इसका मतलब ये है कि मुझे एन मिल जाए ना तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि तीन इक्वेशंस में तीन ही अननोन है। हाँ, एकदम सही कह रहा है कि इस पॉइंट के अबाउट ना टॉर्क इक्वेशन लिख दो। तो इसके अबाउट जब टॉर्क लिखोगे ना तो ये इसी से पास करेगा, और इसका टॉर्क कैसे आएगा, ये बनेगा कितना, म्यू एन इज टू, ये रेडियस स्मॉल आर है, ये ऐसे घुमाएगा और ये भी सपोर्ट करेगा, तो प्लस T2 इंस टू ये कैपिटल आर है। क्या है रेडियस इसका, कैपिटल आर है, कैपिटल आर है इसका रेडियस, और ये बैलेंस करेगा T1 इंस टू आर को, ये बन जाएगा। अब देखो मुझे इतना पता चला ना, तीन इक्वेशन में बस n मिलती है हमारा आंसर है, क्योंकि तीन इक्वेशन तीनों यहाँ पे दिख रहा है। अब n बस चाहिए तो n यहाँ से मिल जाएगा। एक इक्वेशन ये है यहाँ का, एक इक्वेशन ये है, और एक इक्वेशन यहाँ का लिख लेते हैं ना। आ जाएगा क्या यहाँ से, क्या आएगा, चौथा इक्वेशन, पांचवा इक्वेशन और ये छठा इक्वेशन। अब देख लो काउंटिंग करके कितने अननोन आ गए, T1 T2 A N, और अभी एक 5 इक्वेशन है ना। अच्छा थीटा नॉट 5 नहीं, तो ऐसे कैसे, क्या वेरिएबल कम इक्वेशन ज्यादा तो आ ही सकती है। अरे ये क्या होता है, रिपीट कर दीजिए और आंसर में स्मॉल और कैपिटल आर तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। सर वो शायद स्मॉल आर ही होगा। कौन, गामा तो है ही नहीं हमारे पास, म्यू तो है ना, ये म्यू होगा। सर गामा एक लंबा चौड़ा टर्म था जिसके लिए आंसर सिंपल बनाने के लिए सब्स्टिट्यूशन करा था, आंसर देना था। अच्छा सही कर सकते हो, गामा, ये जो गामा था ना, हाँ गामा जो पाथफाइंडर में म्यू आर बाय अंडररूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर लिया क्या लिया है, बोलो तो। म्यू आर हाँ डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये दिया है ना, और कैपिटल आर 1 बाय अंडररूट 1, और कैपिटल आर यहाँ पे, मतलब cos थीटा उसको सिंपलीफाई करने के लिए ले लिया, साइन थीटा को लिख दिया मैंने म्यू बाय अंडररूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो इसमें इक्वेशन क्यों ज़्यादा बढ़ गया। और सर आपने थर्ड इक्वेशन कैसे लिखी थी, कौन सा, ये वाला, यस सर, हाँ ये थर्ड इक्वेशन नहीं होगा, ये गलत है। गलत है, ये इसलिए गलत है क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ वाला और यहाँ वाला बराबर थोड़ी है, समझ रहे हो, यहाँ का फ्रिक्शन बराबर नहीं है। रस्सी सीधा करेंगे तो यहाँ का फ्रिक्शन आएगा, जबकि फ्रिक्शन यहाँ का है। अब ये दूसरा इक्वेशन हो गया, 2 इक्वेशन, और अब ये मिल गया हमको, अब ये हो जाएगा, ये तीसरा इक्वेशन, ये चौथा इक्वेशन और ये पांचवा इक्वेशन, और 5 अननोन है। और ये कहने के लिए 5 इक्वेशन है, बहुत बड़ा इक्वेशन नहीं है, ये सब छोटे छोटे इक्वेशन थे, देखो छोटे छोटे, ये हो जाएगा। तो ये वास्तव में अच्छा क्वेश्चन था।
और इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा पॉइंट ये था कि हल्का सा गैप और उसको एक जगह काम करना। क्या कह रहे थे? एक पॉइंट वाला एक बार फिर से बताना, तो आपने दिया था गैप वाला। हाँ, उसने ये कहा कि देखो हल्का सा गैप है, इसके बीच में लिखा हुआ है थोड़ा सा गैप, कहीं पे पढ़ लेना, कहीं गैप लिखा हुआ है इसके अंदर। दूसरी लाइन में हाँ, रेडियस स्लाइटली स्मॉलर देन। तो अगर दोनों के रेडियस, अगर इसका रेडियस इस बड़े वाले के रेडियस से स्लाइटली स्मॉलर है, इसका मतलब कि एक स्फीयर दूसरे स्फीयर से कांटेक्ट बनाएगा, तो बस एक ही जगह कांटेक्ट बनेगा, क्योंकि अगर रेडियस दोनों अलग अलग है तो वो दो जगह कांटेक्ट नहीं बना सकता। सही है? यस सर। क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, नहीं तुम ही बताओ। एक स्फीयर का रेडियस 10 सेंटीमीटर और एक स्फीयर का रेडियस 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर वाले को उसके अंदर चिपकाओ तो एक ही कांटेक्ट बनेगा ना। ये सही में अच्छा था। हो गया सर, ये वाला सर। सर इससे पहले वाले जो बताया ना इसमें रोलिंग की प्लान पे, तो ये इसके बाद सर ये जो पुली वाला क्वेश्चन, सर पुली वाला क्वेश्चन। हाँ, इस वाले में सर 5 वेरिएबल आ रहे थे मेरे, और इक्वेशन में 4 ही बन रही थी। एक बार बता देंगे कि कौन हाँ, सी इक्वेशन यूज करनी है? बता ही रहा हूँ भाई। कंस्टेंट यूज की थी, वही रही हाँ, होगी। कांस्टेंट यूज किया था। हाँ वही कंस्टेंट पूछना था, कौन सी कहाँ से लेंगे? तो सुनो, तो इसको मान लो कि इसका एक्सेलरेशन e1 है, ठीक है, और इसके सेंटर का एक्सेलरेशन e2 मान लो ग्राउंड फ्रेम में, और इसको अल्फा मान लेते हैं। अल्फा तो किसी भी फ्रेम से सेम रहेगा, तो इसको a1, इसको e2, इसको अल्फा मान लिया। अब ये रस्सी है इस तरीके से, तो यहाँ से यहाँ तक के रस्सी को x1 बोल दो, इस रस्सी को x2 बोल दो, और इस रस्सी को x3 बोल दो। अब देखना, अगर ये इधर a1 से जा रहा है तो ये जो पॉइंट होगा इधर a1 से जाएगा, क्योंकि ये और ये दोनों का एक्सेशन बराबर होगा। दूसरा, ये तो रेस्ट पे है। अच्छा, इस रस्सी का जो ये एंड है ना, इसका एक्सेशन सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में निकालो, सेंटर का जोड़ दो, तो इसका एक्सेशन क्या आएगा? a2 प्लस ये रेडियस r है, तो आप लिखोगे r अल्फा। ये इस पॉइंट का एक्सेशन हो गया। अब चूंकि ये पूरी रस्सी है तो लेंथ क्या आएगा? x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर कांस्टेंट। अब x1 के नीचे इसके नीचे आते हैं, तो इसके नीचे जब ये लेंथ लिखते हो ना, तो सेंटर और सेंटर के बीच को देखा जाता है। कई बता चुका हूँ, स्ट्रिंग कांस्टेंट में सेंटर सेंटर, पुली का सेंटर, ब्लॉक पुली का सेंटर, ये देखा जाता है। तो इसका सेंटर रेस्ट पे है तो 0, बट इसका सेंटर a2 से भाग रहा है, तो ये यहां पे हम सेंटर लिखेंगे। हाँ, सेंटर को ही लिखते हैं। सही है, सेंटर ही लिखते हैं। देखो, तो ऐसा क्वेश्चन जब कंसेप्ट बनाते हो ना इस तरीके से, कि एक इस तरीके से ऐसा लगा हुआ है, ठीक है, और जब ये नीचे को ऐसे जाता है, ठीक ठीक तो है, यहाँ पे भी तो वही होता है, ये भी तो रोल करते हुए ऐसे भागता है ना। तो इसका सेंटर क्या है? 0 पे, और इसका सेंटर a2 से आगे जा रहा, लिखो a2 से आगे जा रहा है, तो इस एक्शन को बढ़ा रहा है, तो लिखो क्या? जीरो प्लस a2 से बढ़ा रहा है तो प्लस a2 लिखेंगे। अब x2 के नीचे, इसके नीचे लिखेंगे, तो इसका सेंटर रेस्ट पे है तो 0 प्लस इसका सेंटर कितने से आगे जा रहा है? a1 से, तो प्लस a1। x3 के नीचे आता है, इसका सेंटर रेस्ट पे है, यहाँ का 0, बट इसका सेंटर a1 से आगे जा रहा है, तो प्लस a1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या आ गया? 2a1 प्लस a2 इक्वल्स टू 0। ये कॉन्स्टेंट्स लिखा जाएगा इसमें। सर x1 प्लस x2 प्लस x3 कांस्टेंट क्यों होगा? ऊपर में दे रखा है स्ट्रिंग इज रैप्ड सेवरल टाइम्स ऑन सॉलिड। अच्छा, सही कह रहे हो तुम। ये कांस्टेंट क्यों होगा? क्योंकि ये यहाँ से थोड़ी रस्सी कहीं जा रही, तो रैप हो रही है इसके ऊपर,
हाँ अनवाइंड होगी वहाँ पे तो। समझ गया, जो भी हो वाइंड और अनवाइंड हो, बट ये सही कह रहा है कि ये नहीं होगा। हाँ लेकिन तुम इतना तो कह ही सकते हो कि इसीलिए वो दिमाग के अंदर प्रॉब्लम आई थी। ये जो रस्सी है ना, इतना बड़ा रस्सी, इसको थोड़ा सा सीधा ओपन कर लेते हैं ऐसे। अब मेरी बात सुनना, इसको ना ऐसे बना देते हैं, ये है ऐसे, और ये पुली ये वाला यहाँ बना दिया, इसका एक्सेलरेशन ये वन है ऐसे। ये तो रेस्ट पे था, रहने दो। अच्छा ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है, इस पॉइंट का, ये जो रस्सी का अपना पॉइंट है, ये रस्सी का अपना पॉइंट है, उसका एक्सेलरेशन है a2 प्लस आर अल्फा। ये अपना पॉइंट, रस्सी का अपना पॉइंट है। तो क्या तुम ये बोल सकते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का ये लेंथ कांस्टेंट रहेगा? समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? हाँ हाँ, ये जो रस्सी है ना, इस रस्सी को इस से तोड़ दो, तोड़ के मैंने यहाँ से हटा दिया, यहाँ से, अब रस्सी बन गया ऐसे। और ये जो एंड है ना, इस एंड का जो एक्सेलरेशन होना चाहिए वो इतना होना चाहिए। अब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से लेके ये पूरा लेंथ कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब इस पे तुम लिख सकते हो तो कि वही x1 x2 x3, तो फिर समझ गए आप, a2 प्लस आर अल्फा यहाँ से आएगा, और यहाँ से ये तो 0, ये वाला आएगा तो प्लस 7 आएगा, प्लस 7, और यहाँ पे ये रेस्ट पे ये आगे जा रहा है तो प्लस 7। दिस इज द कांस्टेंट इक्वेशन, ये बनना चाहिए, ठीक है। हाँ तो ये बना लोगे तो आ जाएगा। सर एक इक्वेशन वो बनेगी वहाँ पर जो नो स्लिपिंग टाइप डिस्टेंस इज इक्वल टू आर। हाँ बिल्कुल, हाँ एक भी सही कर, एक तो कांस्टेंट ये बनेगा, एक यहाँ वाला कांस्टेंट बनेगा। हाँ बाकी सारा तो आ गया। ठीक, सर ये पीछे वाला, यस सर। ये तो मुझे लग रहा है कि डिस्कस किए थे पहले, इसी पीपीटी में कहीं था ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर GR/2 था एक्सेलरेशन। हाँ रोटेशन की पीपीटी में, अभी कल ही था जहाँ पे, ये शायद इधर था, ऊपर नहीं, इधर कुछ ऐसा था। हाँ सर उनके मतलब पर वो डिस्कस नहीं करा था। क्या नीचे वाला वो क्वेश्चन था वो डिस्कस नहीं करा था। हाँ सर। A cylinder of ring of mass m and radius r roll without sliding on fixed cylinder of radius small r. A cylindrical ring of mass m radius r capital R roll without sliding on a fixed cylinder of radius small r. क्या ये फिक्स है? अच्छा उसमें शायद ये घूम रहा था, ये फिक्स था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। हाँ तो आंसर सेम ही आ रहा होगा। हाँ इसीलिए सेम आ रहा होगा, हो सकता है कि अब ये फिक्स है, ये फिक्स है, ठीक है, और ये पूरा घूम रहा है, सही है। फॉर द पोजिशन शोन इन द फिगर द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस, ठीक है। तो अगर मैं इस बड़े वाले की विडी बनाऊं, क्योंकि ये तो फिक्स है, तो इस पे जो फोर्स आएगा वो सेंटर से पास करेगा, इसके सेंटर से पास करेगा, इसको मैंने n दिखा दिया, ठीक है। और एक और इसके चारों तरफ घूम रहा है, तो इतना तो मैं कह ही सकता हूँ कि रोल विदाउट स्लाइडिंग ऑन द फिक्स रेडियस आर। अच्छा इस वर्टिकल है, ये वर्टिकल प्लेन में है शायद, ठीक है। अगर वर्टिकल प्लेन में है तो mg इसका ऐसे दिखेगा, तभी तो आंसर g के टर्म में दिख रहा है, तो इसका mg दिखा दिया, इस पूरे का mg। और एक और बात, ये जो n होगा ना, हम एबीडी किसका बना रहे हैं, एबीडी बना रहे हैं बाहर वाले का, इसके एबीडी बना रहे हैं, तो ये वाला n ऐसे धक्का मारेगा, ऐसे ये n ऐसे होगा, और ये n इसके सेंटर से पास करेगा, और mg ऐसे होगा, तो इसकी एबीडी में एक अब फ्रिक्शन आ गया। फ्रिक्शन को तुम अब स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन तो मैथ एडजस्ट कर लेता है, चाहे ऊपर दिखाओ चाहे नीचे दिखाओ। तो इस बड़े वाले रिंग पे स्टैटिक फ्रिक्शन मैंने ऊपर दिखा दिया, और बाकी इस मैथ एडजस्ट करने पे लगा दिया। अब एक चीज़ और देखता है, अब एक चीज़ देखना, ये जो सेंटर है ना, ये जो सेंटर है वो कायदे से इसके सेंटर के चारों तरफ सर्कुलर मोशन करेगा किसी भी वक्त, इससे और इसकी बीच की दूरी चेंज नहीं हो सकती। मतलब ये सेंटर इसके बाद सर्कुलर मोशन कर रहा है, और सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशन होता है, एक टेंशियल एक रेडियल, और ये फ्रिक्शन फोर्स। लेकिन इसमें देखो ये तो दिया नहीं है कि वो कितना घूम गया था पहले से, ओमेगा वगैरह का टर्म तो दिया नहीं है,
तो हम लोग मान के चलते हैं कि ओमेगा 0 के केस का ये सॉल्व करके बताने की कोशिश कर रहा है। तो मान लीजिए इनिशियल ओमेगा इज 0 और उसी से ओमेगा पूछने की कोशिश कर रहा है। तो चूंकि इसका सेंटर इसके अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है और सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशन होते हैं, टेंशियल एक रेडियल। तो टेंशियल एक्सेलरेशन जो मुझे समझ में आ रहा है ना, ये अगर वो ऐसे घूमेगा तो इसके परपेंडिकुलर आएगा, ऐसे आएगा, ये 90 डिग्री आनी चाहिए और ये आनी चाहिए रेडियस इसका कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, तो बनना चाहिए कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू अल्फा बनेगा। ये टेंशियल एक्सेलरेशन जिसको मैंने अभी ए बोल दिया, बाद में देखा जाएगा इसकी जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। और रेडियल मैंने आर ओमेगा स्क्वायर वाला 0 कर दिया मान के कि जस्ट आफ्टर की बात हो रही है, ठीक है। अब एंगल की बात कर लेते हैं। अब ये जो एंगल आएगा, अगर मैं कहूँ कि इसमें थीटा एंगल ये है, ये थीटा एंगल है, अगर ये थीटा एंगल है तो इस लाइन को अगर आगे भगा दूँ तो ये भी थीटा एंगल बनेगा। अगर ये थीटा एंगल है और इस लाइन को आगे भगा दूँ और ये सेंटर से पास कर रहा है तो आई थिंक ये भी एंगल थीटा ही बनेगा, क्योंकि वर्टिकल लाइन और एन की लाइन ऐसी जाएगी, ठीक है। और ये 90 माइनस थीटा बनेगा, इसका मतलब ये वाला एंगल थीटा बनना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा ये रेस्ट पे है क्या? ये रेस्ट पे है, अल्फा अल्फा नहीं है। अच्छा, अ सिलेंडर रिंग ऑफ मास रेडियस सर रोल विदाउट स्लाइडिंग। अच्छा सही कह रहा हूँ सर, वो बड़ा वाला सिलेंडर तो फिक्स है, दूसरा वाला रोल करता है। बड़ा वाला कहाँ फिक्स है? छोटा वाला लिखा तो है स्लाइडिंग ऑन अ फिक्स सिलेंडर, रेडियस स्मॉल आर। अच्छा हाँ ठीक है, हाँ सर। देखते हैं। तो अब ये देखो एक्सेलरेशन चूंकि इधर है तो फिर इस डायरेक्शन का नेट फोर्स 0 होना चाहिए, एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर। तो इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है? एक एन है, तो एन है, अब फ्रिक्शन का जाएगा ये नहीं कम्युनिट 90 डिग्री होती है। फिर इस एम जी का इधर कम्युनिट बनेगा एंड दैट इज एम जी कॉस थीटा। ये एम जी कॉस थीटा आ गया, द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो मैंने एन तो निकाल लिया, एन निकाल लिया। अब फ्रिक्शन की बात करनी है, तो फ्रिक्शन के लिए अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स इक्वेशन लिखूँ, ऐसे फोर्स इक्वेशन लिखूँ ऐसे, तो मैं क्या लिखूँगा? एम जी का साइन कंपोनेंट एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन बराबर पूरे का मास एम इंटू इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन इसके पोजीशन पे परपेंडिकुलर है, इसके मिलन लाइन के पोजीशन के परपेंडिकुलर है, तो यही बनेगा पूरा का पूरा। तो इसको एम इंटू ये पूरा लिख लेंगे आर माइनस स्मॉल आर इंटू अल्फा लिख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा एन तो मुझे पता ही है, तो एन को तो अननोन क्या मानना, एन हमें पता है, इक्वेशन नंबर 1 इसको लिख लेते हैं। एन तो यहाँ से पता ही चल गया। फ्रिक्शन चाहिए, इसका मतलब मुझे अल्फा की वैल्यू चाहिए। चलो टॉर्क इक्वेशन लिखते हैं। तो चूंकि इसके अबाउट अगर मैं टॉर्क लिखूँ, क्योंकि पूरा का पूरा जो रिंग है ना, ये पूरा जो रिंग है वो इसके अबाउट फिक्स एक्सिस रोटेशन परफॉर्म कर रहा है, फिक्स एक्सिस रोटेशन कर रहा है, क्योंकि ये रेस्ट पे है और सेंटर की दूरी फिक्स है, तो ये कह सकते हो कि इसके अबाउट फिक्स एक्सिस रोटेशन परफॉर्म कर रहा है। तो इसके अबाउट अगर मैं टॉर्क लिखूं, एक और बात है, पता है क्या? इसके अबाउट लिखूंगा तो बेकार में एफ और एन फिर आएंगे सर, इससे बेटर मैं इसके अबाउट लिखूँ। ये पता है ये IAR की तरफ से काम कर रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो तो 0 होता है, और जो रेडियल एक्सेलरेशन होगा ना, रेडियल एक्सेलरेशन ऐसे, हालांकि वो अभी नहीं होगा क्योंकि इनिशियल ओमेगा 0 मान के चल रहा हूँ। और दूसरी बात, अगर होता भी ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो ऐसे इसके इस पूरे के सेंटर से ही तो पास करेगा, सेंटर ऑफ मास से ही तो पास करेगा, तो फिर उसका इशू नहीं आएगी। तो चलो इसके अबाउट टॉर्क लिखते हैं। तो इसके अबाउट अगर मैं टॉर्क लिखूंगा तो इसका टॉर्क 0 हो गया, तो बचा किसका टॉर्क? इस एम जी का टॉर्क बचा, तो एम जी का साइन कंपोनेंट से आएगा, आप लिखेंगे एम जी इंटू हाँ तो लिख तो लेते हैं सर। अगर ओमेगा नहीं मानते तो n इक्वल टू mg cos थीटा में तो आ जाता ना, लेकिन ओमेगा क्या? अभी रुको एक सेकेंड, इसमें प्रॉब्लम पता है किस इसका और आ रहा है? मुझे प्रॉब्लम ये आ रहा है, अभी इसको लिख के मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या दिक्कत आ सकती है। एक्चुअली में जब IAR के अबाउट तुम टॉर्क लिखते हो, जब भी तुम IAR के अबाउट टॉर्क लिखते हो, उसमें जो अल्फा आता है वो रिजिड बॉडी का अल्फा होता है, अल्फा, और ये जो मैं लिख रहा हूँ, अगर ये जो अल्फा, ये इसके सेंटर का इसके अबाउट है, तो क्वेश्चन ये है कि क्या इसके सेंटर का अल्फा
वही होगा जो इस रिजिड बॉडी का इस आई आर के अबाउट होगा? नहीं, ये वैसा ही क्वेश्चन बन गया है। एक डिस्क ऐसा, उसके ऊपर एक डिस्क है जो एडवांस में आया था, तो इसका सेंटर अगर इसके अबाउट घूम रहा है तो इसके सेंटर का इसके अबाउट, इसके सेंटर का अगर इसकी वेलोसिटी भी है तो कोई पूछे कि इसके सेंटर का ओमेगा बताओ इसके अबाउट, तो आएगा भी अपान दिस डिस्टेंस। लेकिन कोई पूछे कि इस डिस्क का खुद का एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, रिजिड बॉडी एंगुलर वेलोसिटी जो बोली जाती है, तो वो होगी भी अपान ये डिस्टेंस, क्योंकि ये आई आर है। तो जब तुम इसकी क्वांटिटीज लिखते हो ना, जो ऐसे लिखते हो हाफ एम वी सी एम का स्क्वायर प्लस हाफ आई सी एम ओमेगा का स्क्वायर, तो जो ओमेगा होता है वो रिजिड बॉडी का खुद का ओमेगा होता है जो कि आई आर के अबाउट निकाला जाता है। तो इस फॉर्मूले में अगर तुम ओमेगा यूज़ करना है ना तो भी अपान ये वाला डिस्टेंस यूज़ करोगे तब इसकी काटी जाएगी। ये नहीं कि भी अपान ये कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा। तो वही चीज़ इसमें भी है कि यहाँ पे डिफरेंट क्यों आता है? रिजिड बॉडी में तो ओमेगा किसी भी पॉइंट पे नहीं, एक्चुअल में क्या है ना कि देखो प्रॉब्लम क्या है, एक रॉड ऐसा है, सुनना अभी ओमेगा का अंतर समझना। एक रॉड जो ट्रांसलेट कर रहा है, इसकी वेलोसिटी भी नॉट है और मान लो इसकी वेलोसिटी भी नॉट है, तो कोई पूछे ओमेगा बताओ कितना है? ओमेगा नहीं, ओमेगा 0 है। तो ये रिजिड बॉडी का खुद का ओमेगा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसका जो सेंटर है उसकी वेलोसिटी भी वी नॉट है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, ये पॉइंट पी बाहर का, इसके इस सेंटर को ओमेगा बताओ, तो ओमेगा है वी नॉट अपॉन दिस। बट रिजिड बॉडी के पास ओमेगा नहीं है, तो रिजिड बॉडी नहीं घूम रही है, लेकिन रिजिड बॉडी पे लाई करने वाला कोई पोजीशन वेक्टर वो रोटेट करता हुआ नजर आ रहा है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो इसमें क्या किया मैंने, भाई इसका सेंटर इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है, इसका सेंटर इस क्योंकि इसकी बीच रुपये बदलेगी नहीं, तो इसका सेंटर इसके अबाउट घूम रहा है, तो इसके अबाउट घूम रहा है। तो जब मैं इसके एक्सेलरेशन को, मतलब इसके एक्सेलरेशन को जब इस डिस्टेंस से डिवाइड करूंगा तो जो अल्फा आएगा वो इस रिजिड बॉडी का अल्फा नहीं कहलाएगा। तुम ये कह सकते हो कि उसके सेंटर का जो पोजीशन वेक्टर है इसके रिस्पेक्ट में उसका अल्फा ये है ए अपॉन आर माइनस आर। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? लेकिन कोई कहे कि इस रिजिड बॉडी का अल्फा कितना है, इस रिजिड बॉडी का अल्फा, तो फिर इसके एक्सेलरेशन में मुझे ये डिस्टेंस डिवाइड करना पड़ेगा, जो आई आर है ना उससे दूरी डिवाइड करनी पड़ेगी। बात समझ आ रही है? हाँ, तो अब इसीलिए जब मैं इसके अबाउट टॉर्क लिख रहा था ना, और जब टॉर्क बराबर आई अल्फा लिखते हो तो वो जो अल्फा होता है वो रिजिड बॉडी का अल्फा होता है, वो सेंटर का वगैरह नहीं होता है कि सेंटर के पोजीशन वेक्टर का अल्फा नहीं होता है, वो रिजिड बॉडी का खुद का अल्फा होता है जो आई आर के सहायता से कैलकुलेट होता है, या रिजिड बॉडी के ही किसी दो पॉइंट के सहायता से निकाला जाएगा, ये नहीं कि वो बाहर के किसी पॉइंट से निकाला जा रहा है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा अभी रुक गया था कि जब मैं इसके बाद टॉर्क लिख रहा था तो मैं आई अल्फा लिखता तो जो अल्फा आता वो जब मैं ये वाला यूज करता तो गलत हो जाता, तो मुझे अब लिखना पड़ेगा आई आर वाला अल्फा। तो एक काम करते हैं, इसको ना अल्फा मत लिखो क्योंकि अल्फा तभी हमारे पूरे एक्सप्रेशन में कहीं भी जरूरत नहीं पड़ी अभी इधर के एक्सप्रेशन में, इसको बस ए लिख लेते हैं कि इसके सेंटर का एक्सेलरेशन ये है। ठीक है, तो समझेंगे अभी। अब इसके अबाउट टॉर्क लिखते हैं क्योंकि ये तो आई आर है, आई आर के अबाउट टॉर्क लिख लेते हैं। आई आर के अबाउट टॉर्क क्या आएगा, फ्रिक्शन और एन तो इसी से पास कर रहे हैं, 0 देगा। एम जी का टॉर्क आएगा एम जी साइन थीटा इंच टू ये पूरा दूरी यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो दूरी होगी ये हो जाएगी, ये दूरी आई थिंक कैपिटल आर है, ये दूरी स्मॉल आर है, ये होनी चाहिए कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये बनेगा। दिस टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। अब इसके अबाउट तुम्हें आई लिखना पड़ेगा। अब ये रिंग था, रिंग है तो रिंग का उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट एम आर स्क्वायर और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो ये 2mr हो जाएगा। यार ये तो टोटल आर बनेगा ना, हाँ इसे है ना आर, देखो इसके सेंटर से इसके सरफेस की दूरी आर है, तो ये बनेगा तुम्हारा 2mr का स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा कर लिया। तो टॉर्क इसके अबाउट सिर्फ mg का आएगा, तो लिख लिया इतना। और ये आई आर है तो एक्सेलरेशन इसका, अगर आई आर है तो आई आर का इसका एक्सेलरेशन। लेकिन इसमें यार एक चीज़ और प्रॉब्लम आ रही है, हाँ ये तो फिक्स है ना, ठीक तो है, ये तो फिक्स है, ठीक। मुझे दिक्कत आने लगी थी, दिमाग में पता क्या था
कि ये जो इसी टच कर रहा है क्या इसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो नहीं है, तो टेंजेंशियल नहीं होगा क्योंकि ये रेस्ट पे है। अगर ये रेस्ट पे है तो इस डायरेक्शन का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं आएगा, रेस्ट पे है। तो इसीलिए क्या होता है ना, देखो इतना मैं दिमाग लगाना पड़ रहा था, इसी दिमाग को नहीं लगाने के लिए क्या किया जाता है कि थोड़ा सा 2-3 स्टेप ज़्यादा हो जाए, इस रिंग के सेंटर के अबाउट लिख दो ताकि ये झंझट वंझट न रहे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास है उसका, फिर एक्सेलरेशन होगा भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, सूडो आएगा ही नहीं, इसीलिए सेंटर ऑफ मास का हेल्प लिया जाता है। और इसमें देखो इतना दिमाग लगाना पड़ रहा है। ठीक है, अब लिख लिया किसके पास, उस पॉइंट के पास, इसके पास ना नहीं होगा इसके लिए क्योंकि नीचे वाला फिक्स है, और नीचे वाला अगर फिक्स है तो वो तभी पॉसिबल है इस पे प्योर रोलिंग जब ये जो पॉइंट इससे टच बना रहा है उसकी भी वेलोसिटी 0, स्पीड 0 हो, तभी तो हमेशा प्योर रोलिंग करेगा। स्पीड सुनोगे 2 मिनट के लिए, स्पीड 0 ऐसा ही है ना, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो फिर नहीं होगा। क्या अरे स्पीड हमेशा 0 है ना, अगर इस पे ये प्योर रोल कर रहा है तो स्पीड हमेशा 0 है ना, हमेशा। अरे तो क्यों लिखा हुआ कि विदाउट स्लाइडिंग, अरे ये नहीं, ये पॉइंट अभी यहाँ पे कांटेक्ट में, कुछ समय बाद ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, कुछ समय बाद कांटेक्ट इधर बनेगा, कुछ समय बाद हाँ ये ऐसे भागता घूमेगा चारों तरफ इसके, हाँ लेकिन घूमेगा स्टिल उसकी स्पीड 0 है। वो आंखों का प्रॉब्लम लग रहा है कि भागता हुआ नजर आ रहा है, जैसे धरती पर नहीं होता कांटेक्ट भाग रहा होता है बट स्पीड तो 0 होती है उसकी, वैसे यहाँ पे भी है। और स्पीड अगर 0 है तो टेंशियल एक्सेलरेशन हर हालत में 0 होगा, क्योंकि टेंशियल का डेफिनेशन ही यही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज नोन एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो डेफिनेशन कोई कैसे गलत कर सकता है। तो वो जब टेंजेंशियल 0 हो गया तो बचा रेडियल, और रेडियल अगर एक्सेलरेशन होता भी तो सेंटर से पास करता, सेंटर ऑफ मास से, तो झंझटे नहीं है हमें। ठीक है, तो अभी तो इतना लिख लिया मैंने, तो इससे ये तो मुझे अल्फा मिल गया, टॉर्क लिख लिया, और ये जो है ना ये भी हमें यहाँ पे अल्फा लिखे हुए हैं, ये भी रुकना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा कि किधर फोर्स इक्वेशन किए थे हम लोग, इधर लिखे थे इधर, तो ये एम ए कर लेंगे, दिस इज द एम ए कर लिया। और एक और बात, चूंकि ये दूरी आर है और इसका पोजिशन वेक्टर इसके अबाउट अल्फा से घूम रहा है, अल्फा से घूम रहा है, तो ये आई आर है, तो ये ए ना आर अल्फा होगा, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ। तो ये यहाँ से जो आर कटेगा ना, यहाँ से जो एक आर कटेगा तो ये हो जाएगा हमारा एम से एम कट गया, ये बन गया जी साइन थीटा बराबर 2 आर अल्फा इज ए, 2 आर अल्फा इज ए, तो ए की वैल्यू कितनी मिल गई, इट इज जी साइन थीटा अपॉन 2 मिल गई। और मुझे क्या चाहिए, फ्रिक्शन चाहिए, तो उठा के यहाँ पुट कर दो, तो एम जी साइन थीटा माइनस एफ बराबर एम जी साइन थीटा बाई 2, तो फ्रिक्शन हो जाएगा सी पार। समझ गए तुम, तो ये ज़्यादा दिमाग खा गया। सर ये थोड़ा वैसा नहीं था जैसे 2017 में आया था जब उसमें ओमेगा और गिरा। हाँ एकदम सही कह रहे हो तुम, और ये आ भी सकता है, दोबारा आ सकता है, क्योंकि एक्चुअल में ना ये भी क्वेश्चन एडवांस में आ चुका है, और ऐसा ही क्वेश्चन PYQ में कंप्रिहेंशन में ऐसा करके आ चुका है, फिंगर पे जो घूम रहा है ऐसा कौन बना हुआ था, आ चुका है। तो हाँ, तो ये आ सकते हैं ऐसा क्वेश्चन, बट इसमें तुमको एक बात तो एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे कि आप इतना दिमाग लगा दिया ना, जरूरत ही नहीं थी। जब भी तुम्हें लगे ना कि वो भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है, तो इसको यहाँ से हटाओ और देखो अभी ना एकदम सेम आंसर आएगा। जैसे कि मुझे टेंशन हो रहा था क्या करूँ, तो सीधे तुम्हें क्या करना था कि एफ टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिख लो। तो अब इसके अबाउट मैं टॉर्क लिखूंगा सेंटर, क्योंकि इस रिंग का सेंटर तो यही है, तो फिर सुडो के झंझट खत्म। तो इसके बाद टॉर्क कौन देगा, देखना एन तो टॉर्क देगा नहीं, एम जी टॉर्क देगा नहीं, सिर्फ एफ टॉर्क देगा। कितना, एफ इंस टू ये डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस क्या आर, टॉर्क बराबर आई अल्फा। अब इसके अबाउट आई लिखना है, तो आई तो रिंग है, तो एम आर का स्क्वायर इंस टू अल्फा। अब ये फ्रिक्शन कितना आ गया, इट इज एम इंस टू ए आ गया, और एम ए जो है एम ए आ तो गया यहाँ से, देखो एफ जब में पुट करो, नहीं हो गया आंसर, देखो तुरंत दे दिया। तो जब भी तुम्हारे सामने कभी झंझट हो ऐसा ना कि आई आर वाला क्या कर रहा है, सीधे सेंटर ऑफ मास का हेल्प ले लो,
उससे सारा सुडोडो के चक्कर सब खत्म, दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा। और यही सिर्फ तीसरे वाला ये ये a wheel of radius capital R roll without slipping who has acceleration a naught, a point A on the wheel is at a distance r from the O. A wheel of radius capital R roll without slipping and its center O has an acceleration a naught, a point A, अच्छा ये है A on the wheel is at a distance r from the O, यहाँ से r दूरी पे है, r from the O. For a given value of a naught capital R इतना, determine the angle theta for which the A has no acceleration in this situation. A has no acceleration in the situations. दो क्लास है। तो देखो अगर एक्सेलरेशन मुझे जीरो करना है, इतना तो तय है कि दो वेक्टर का सम जीरो तभी होगा जब दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हों। तो अब सेंटर का पता है, तो सेंटर के रिस्पेक्ट में इसको लिखूं और उसमें सेंटर का जोड़ दूं तभी आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसके फ्रेम में ये सर्कुलर मोशन करेगा और सर्कुलर मोशन का दो एक्सेलरेशन, एक टेंशियल एक रेडियल, तो टेंशियल क्या होगा, अगर ये इधर है तो इसका जो अल्फा होगा, अल्फा वो ए नॉट अपान आर हो गया, ए नॉट अपान आर हो गया, ठीक है। तो सेंटर के फ्रेम में ये पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसका दो एक्सेलरेशन, एक टेंजेंशियल, टेंजेंशियल क्या होगा इस तरीके से, और ये दूरी आर है तो आप लिखोगे आर इंटू अल्फा, अल्फा यहाँ से जाएगा, दैट इज ए नॉट अपान आर टेंशियल। और रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा इसका, आर ओमेगा स्क्वायर टुवर्ड द सेंटर, इसके रिस्पेक्ट में इसका इधर, और आर ये है दैट इज आर, और ओमेगा, ओमेगा भी नॉट अपान, डाउट होगा तो रोक देना, भी नॉट अपान आर होगा तो होगा आर इंटू ओमेगा का स्क्वायर, इट इज भी नॉट स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर। अब इसका दोनों का वेक्टर सम इस पॉइंट का एक्सेलरेशन है इसके रिस्पेक्ट में। अब ग्राउंड फ्रेम में एक्सेलरेशन चाहिए तो इसका एक्सेलरेशन जोड़ना पड़ेगा, ऐसे जोड़ना पड़ेगा ए नॉट ऐसे। अब इन तीनों का वेक्टर सम जीरो हो, ये तभी पॉसिबल है जब इसका 90 डिग्री है ना, इसका रिजल्टेंट इसके बराबर हो जाए, क्योंकि ये 90 डिग्री है। क्या कह रहे हो, उसके बाद साइन रूल लगा दो, उससे भी आ जाएगा। हाँ ठीक, ये कह रहा है a cone roll without slipping on the horizontal surface so that apex remain fixed and the axis cone is horizontal, ठीक है। The radius of base of cone is r, semi-vertex angle is alpha, the center of base of cone is c, it move with constant speed v naught, find the speed of point A and point B relative to surface, ये बताना है। अरे जब एक बार IR में पता चल जाता है तो वेलोसिटी सीधे लिखो ना, ओमेगा क्रॉस आर, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला। अगर IR पता है तो IR स्टेशनरी एक्सिस ऑफ रोटेशन पता है, तो उस एक्सिस में कोई भी पॉइंट ले लो। अब IR तो एक एक्सिस है, उसमें कोई पॉइंट ले लो, उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जिस पार्टिकल की तुम्हें वेलोसिटी निकालनी है उसका पोजीशन वेक्टर निकाल लो, आर वेक्टर मिल गया। और ये ओमेगा नेट, इस रिजिड बॉडी का नेट ओमेगा चाहिए, नेट ओमेगा निकालना हमें आता ही है, फिर उसके साथ क्रॉस करोगे तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। तो चलो, तो सबसे पहले नेट ओमेगा निकालते हैं। तो इसमें अगर ये इस तरीके से दिखा रहा है ना, तो इसको तुम ऐसे दिखा दो, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस चल रहा है, तो ये आर है
तो क्या ये हाइट और ये हाइट बराबर लेंथ पे है क्या? अच्छा है, तो देखो एक ही लेवल पे है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से दिखा देते हैं, ऐसे ऐसे इस तरीके से दिखा दिया, और ये यहाँ पे है। अब आई आर क्या होता है? आई आर एक ऐसा पॉइंट इनकी वेलोसिटी जीरो होगी, तो रिजिड बॉडी में 2 पॉइंट पता कर लेते हैं इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, उनको मिला देंगे, आई आर बन जाएगा। तो एक पॉइंट तो ये बन गया, और एक पॉइंट है क्योंकि प्योर रोल कर रहा है, शायद ऐसा लिखा हुआ है प्योर रोल कर रहा है, तो एक पॉइंट है जो रेस्ट पे है, एक पॉइंट है जो रेस्ट पे, क्योंकि ये इस पे है इसलिए रेस्ट पे होगा, और यहाँ पे प्योर रोल कर स्लिप नहीं कर रहा इसलिए रेस्ट पे है। तो इसको मिलन लाइन, ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बन जाता है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बन गया। अब समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ? यस सर। हाँ, ये आई आर बन गया, और मुझे अच्छे से पता है कि जो नेट एंगुलर वेलोसिटी होती है वो आई आर के डायरेक्शन में होती है। अब देखो इसमें ना सेंट्रिक वेलोसिटी वी नॉट दी गई है, और ये दूरी अगर आर है, अगर ये दूरी आर है तो ये होगी आर कॉट अल्फा, क्योंकि ये एंगल देखो अल्फा है, अगर ये एंगल अल्फा ये आर है तो होगी आर कॉट अल्फा, ये दूरी होगी आर कॉट अल्फा। तो आर कॉट अल्फा कर लिया, और चूंकि सेंट्रिक वेलोसिटी वी नॉट है तो इस जेड एक्सिस के अबाउट इसकी एंगुलर वेलोसिटी, इसके जो सेंटर है, इसके सेंटर एंगुलर वेलोसिटी इसके अबाउट अगर मैं कहूँ कि ओमेगा 1 है, तो ओमेगा 1 हमारा होना चाहिए, और सेंटर की वेलोसिटी वी नॉट डिवाइड बाई ये दूरी, तो वी नॉट डिवाइड बाई ये दूरी आप एंगल अल्फा लिख ही लेते हैं अभी, तो आप कह रहे हो कि आर कॉट अल्फा है, मतलब ये 10 अल्फा ऊपर चला जाएगा, ओमेगा 1 बन गया। लेकिन ये जो डिस्क है ये तो अपने एक्सिस के अबाउट भी घूम रहा होगा, ऐसे भी घूम रहा होगा, तो एक इसके पास ओमेगा 2 ऐसे भी होगा, ओमेगा 2 ऐसे होगा, ऐसे घूम रहा है, ऐसे भाग रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे भाग रहा है, तो एक इस एक्सिस के अबाउट होगा, और एक ये। अब हमको पता, अब इसका एंगल वेलोसिटी ऐसे होनी चाहिए, ये ऐसे होनी चाहिए क्योंकि घूम रहा है ऐसे, तो आप ओमेगा 2 ऐसे दिखाओगे, तो ये बन गया ओमेगा 2, बन गया ओमेगा 2, और ये एंगल अल्फा बनेगा क्योंकि ये लाइन हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल और ये ऐसे, तो ये एंगल भी अल्फा ही है। अब आपको पता है कि नेट ओमेगा इस डायरेक्शन में होना चाहिए, मतलब इसके परपेंडिकुलर ओमेगा 0 होना चाहिए, तो आपको ना इस लाइन के परपेंडिकुलर एक ऐसी लाइन खींचनी पड़ेगी, ऐसे लाइन खींचनी पड़ेगी, तो आपको ये एंगल हमें निकालना पड़ेगा। तो ये एंगल का ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये अल्फा है, तो आई थिंक ये भी अल्फा ही बनेगा। देखो कैसे, ये अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा, और इस लाइन पे ये परपेंडिकुलर है, तो अल्फा बन जाएगा, और इस परपेंडिकुलर के अलोंग नेट ओमेगा 0 कर देंगे, तो इस ओमेगा 2 का ये वाला कंपोनेंट ये बनेगा ओमेगा 2 साइन अल्फा बराबर इस ओमेगा 1 का इधर कंपोनेंट कॉस अल्फा बनेगा। तो आप लिखोगे इसको वी नॉट अपन आर 10 अल्फा इंटू कॉस अल्फा। क्या ये भी बराबर आ गया क्या? ऐसे कैसे? क्या हम लोग एंगल कुछ गलत लिख रहे हैं क्या? नहीं, बराबर कहाँ आया? वी नॉट बाई आर आया ना, सही है। तो जो ओमेगा 2 आया वो वी नॉट अपन आर आया, हम लोग कैसे बराबर दिख रहा है। ठीक है, अब इससे आपने निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, अब कोई पूछे नेट एंगुलर वेलोसिटी, तो नेट एंगुलर वेलोसिटी इस एंगुलर वेलोसिटी और इस एंगुलर वेलोसिटी का वेक्टर सम है, तो ओमेगा जो होना चाहिए, ये डायरेक्शन क्या है, ऊपर कर दे रहा है, तो ये ओमेगा 1 जे कैप बनेगा, और ये इधर जा रहा है, तो आप इस स्टैंड पे क्या लिखोगे, माइनस ओमेगा 2 आई कैप लिखोगे, ये डायरेक्शन आई कैप है। अब उन्होंने किसकी वेलोसिटी पूछी है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए एंड बी। अच्छा ये ए है, इसकी वेलोसिटी निकालनी है, इसकी निकालनी है, तो पहले इसका निकालते हैं। तो ओमेगा तो मिल गया फॉर्मूले में, आर निकालना है। अब इस काम करते हैं ना, ओरिजिन किसको माना है, अरे इसी को ओरिजिन मान लो, क्या फर्क पड़ता है, जो क्लियरली दिख रहा है। और ये पॉइंट तुम्हारा क्या है, ए है, ये पॉइंट तुम्हारा ए है, तो इसका पोजीशन वेक्टर लिखना मुझे। और ये क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, ये लेंथ आर के बराबर है, ये आर के बराबर है, और मैंने अपने मन से इसको मान ली एक्स एक्सिस, इसको मान ली वाई एक्सिस, ऐसे मान ली वाई एक्सिस। तो मुझे बताओ इसका पोजीशन वेक्टर क्या होना चाहिए, इसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर होना चाहिए। ये दूरी क्या है, आर जे कैप, और ये क्या आएगा, आर कॉट अल्फा, कॉट अल्फा, आर कॉट अल्फा आई कैप प्लस आर जे कैप, सही है, आर जे कैप आर कॉट अल्फा। अब इसे पुट करो तो भी वेक्टर कितना आना चाहिए, ओमेगा वेक्टर ये है, तो ओमेगा 1 जे कैप माइनस ओमेगा 2 आई कैप क्रॉस आर वेक्टर आर कॉट अल्फा आई कैप प्लस आर जे कैप। इसका मॉड हमारा आंसर होना चाहिए पॉइंट ए की वेलोसिटी। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट करो,
ओमेगा 1 इंटू आर कॉट अल्फा जे क्रॉस आई कितना होता है माइनस के, तो माइनस के कैप बन गया। फिर इसका इसके साथ जीरो बन जाएगा, इसके साथ जीरो, और इसका इसके साथ क्या बनेगा माइनस ओमेगा 2 आर आई क्रॉस जे के ही बनेगा। हाँ तो अब मैग्नीट्यूड तो फिर यही आ रहा है, इसका मतलब इसका आंसर होना चाहिए इसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए ओमेगा 1 आर कॉस अल्फा माइनस ओमेगा 2 आर, ये आंसर होना चाहिए। तो एक बार इसको तुम वैल्यू प्लेस करके देखो कितना आ रहा है। ई की वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा 1 हमारा कितना है वी नॉट अपान आर 10 अल्फा इंटू आर कॉस अल्फा माइनस ओमेगा 2 वी नॉट अपान आर इंटू आर से आर कट गया, प्लस साइन की तरफ से ये भी आर कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बनेगा वी नॉट कॉमन 1 प्लस साइन अल्फा बनेगा। साइन स्क्वायर आएगा ना अगर मॉड क्या मॉड अगर लेंगे उसका तो साइन स्क्वायर क्यों प्लस कैसे होगा, हमने यही लिखा था ना। हाँ सर सही हो प्लस ही होगा ये प्लस रहेगा, सही है। तो इसमें पॉइंटेड टॉप मोस्ट पॉइंट तो है, यार ये तो 2v0 भी इसका वैल्यू 2v0 आना चाहिए। पता है कैसे, देखो कैसे समझ में आ गया, इससे मुझे समझ में आ गया कि इसकी एक ओमेगा ऐसे है, एक ओमेगा ऐसे है, तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट ये भी तो आर है, तो इससे दूरी क्या है 2r है, और ये ओमेगा 2 v0 अपान आर है, ओमेगा 2 v0 अपान आर है, हाँ v0 अपान आर है ओमेगा 2, तो ये तो ट्वाइस पे जाएगा क्योंकि डबल डिस्टेंस पे है, तो ये इसको भी देना चाहिए। अभी इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस हमेशा होल्ड करता है, तो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो आंसर तो सेम रहेगा। कहीं तुम लोग गलती किया है, तो गलती कहाँ है, कहीं ओमेगा 1 कैलकुलेशन में गलती नहीं की है। रुको इरेज कर दिया था क्या, उसको इरेज कर दिया था मैंने, ठीक है। अभी एक मिनट रुको, आ जाएगा। अभी मैं इसको और दिखाऊंगा ना, इसको तो क्लियर समझ में आ रहा होगा। देखो इस रिजिड बॉडी के ओमेगा में एक वेक्टर ये है, तो अगर इसको ओरिजिन मान लेते हो तो आर वेक्टर क्या बनेगा 2r बनेगा, तो 2r के साथ क्रॉस करोगे ना तो ये वाला क्रॉस 0 हो जाएगा, बस ओमेगा 2 वाला बचेगा, तो ओमेगा 2 इंटू 2r आ गया 2 ओमेगा 2 v0 आ गया, तो इसका तो 2 v0 होना चाहिए, बट यहाँ से भी वो 2 v0 ही देगा। अब ये एक बार फिर चेक करने दो मुझको, इसमें ये रेस्ट पे तो आर बन गया, सही है। फिर ये अगर ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो ओमेगा 2 ऐसे बनेगा, और इसका सेंटर ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो ये v0 है। हाँ ओमेगा की अलग एक्सिस लिए और आर की अलग एक्सिस, अरे कोई बात नहीं, यही एक्सिस ले लो, ओरिजिन क्या दिक्कत है, यही ले लो। ओमेगा है ना फ्रेम इंडिपेंडेंट रहेगा, कहीं भी एक्सिस लोगे ओमेगा सेम रहेगा। तो ये वेलोसिटी v0 दी गई है को, तो ये v0 है और ये अगर r है, तो ये ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो ओमेगा 1 कितना आना चाहिए v0 डिवाइड बाई ये डिस्टेंस r कॉट अल्फा, ये r कॉट अल्फा बनेगा, तो हमने लिखा r कॉट अल्फा ऊपर जाएगा, ये भी सही है। फिर इसके बाद ओमेगा 2 तो मुझे मिल गया, नहीं रुको, सर मैंने IR से वेलोसिटी लिख दी ओमेगा नेट इनटू IR से उसका डिस्टेंस, वहां से 2v0 आ रहा है। अरे वो तो मैं समझ ही गया, तो तभी मैं वही बता रहा हूँ तभी से कि उससे भी आ रहा है, बट इससे भी आएगा। क्या हमने शायद कोट अल्फा लिख दिया, कोस अल्फा लिख दिया था। सर वो लास्ट सेकंड लाइन में कोस अल्फा आएगा।
अच्छा एक चीज़ देखना, थोड़ा सा रुको तो, ओमेगा 2 वी नॉट अपन आर, ये तो सही कह रहे हो, तो ये तो सही है। फिर आर वेक्टर हाँ सर, नीचे कॉट अल्फा आएगा कहाँ पे, यहाँ पे, माइनस ओमेगा हाँ कॉट अल्फा। माइनस ओमेगा नॉट कॉट अल्फा ना, ये हाँ सर, हम वो कॉट हाँ अल्फा ये कॉट अल्फा बन गया। तो अगर ये कॉट अल्फा बन गया तो यहाँ पे कॉट अल्फा आएगा, सही है ना, ये कॉट अल्फा। मैथ देखो वो tan अल्फा इनटू कॉट अल्फा बना जाएगा। अच्छा तो फिर ये पूरा 2v1 में कन्वर्ट कर देगा ए की वेलोसिटी। ठीक, तो ये होगी 2v0। ठीक है, अब हमें किसकी निकालनी है, इस वाले पॉइंट को निकालनी है, बी पॉइंट। बी पॉइंट यहाँ पे है, मतलब ना इस पॉइंट को निकालना है, तो इसका पोजीशन वेक्टर लिखना पड़ेगा, इसका पोजीशन वेक्टर। तो इसका पोजीशन, और ये तो यही रहेगा, तो इधर का जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर तुम लिखोगे। अगर मैं कहूँ कि R1 है तो R1 वेक्टर क्या बनेगा, एक्स कंपोनेंट ए बनेगा, जो कि किसके बराबर है, आर कॉट अल्फा आई कैप है, और ये इधर है तो वाई वेक्टर उसका 0 बन गया, नहीं इसका जेड वेक्टर बनेगा। जेड वेक्टर क्या बनेगा, आर इंटू के कैप बनेगा, सही है ना। देखो ये पॉइंट सी यहाँ पे है बाहर, तो इसका क्योंकि एक्स वाई प्लेन में वाई कोऑर्डिनेट 0 बनेगा, सही है ना। अब हमको ओमेगा क्रॉस आर करना है, तो जो वेलोसिटी वेक्टर सी की मिलनी चाहिए, अब इसका क्रॉस कर लो इसके साथ, तो जे क्रॉस आई ये क्या बनेगा, ओमेगा 1 आर कॉट अल्फा माइनस के कैप, माइनस के कैप, इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा 1 आर, और जे क्रॉस के कितना होता है आई, ओमेगा 1 आई कैप बनेगा। फिर इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 बनेगा, और इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट ओमेगा 2 आर आई क्रॉस के माइनस जे, तो प्लस जे यहाँ पे बना देगा, सही है ना। वो माइनस आई है ना, हाँ ये माइनस आई है, माइनस जे बनेगा, अब सही है। तो जो VC होना चाहिए वो रूट ओवर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर होना चाहिए, तो इसमें से तो आर बाहर आ जाएगा, प्लस ही तो आएगा, मतलब आई क्रॉस के तो माइनस ही होता है ना, और माइनस में प्लस तो होगा ये। अच्छा देखो ये जो मेथड है ना, ये डायरेक्शन तक बता रहा है, पॉइंट सी की वेलोसिटी डायरेक्शन किधर होगा, ए की डायरेक्शन किधर होगा, और ये यही इस पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी तुम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अब जरा देखो कितना आएगा, ओमेगा 1 हमारा कितना था, ये था, तो V0 का स्क्वायर अपान आर का स्क्वायर, ये 10 स्क्वायर अल्फा, ये पूरा V0 बन जाएगा नहीं, एन प्लस ओमेगा 1 आर का स्क्वायर, ये भी V0 का स्क्वायर बन जाएगा, सही है ना। नहीं ये नहीं बनेगा, ये ओमेगा 1 आर है ना, तो ये स्क्वायर V0 का स्क्वायर 10 स्क्वायर अल्फा बनेगा, और ये ओमेगा 2 आर V0 का स्क्वायर बन जाएगा, तो ये डबल बन जाएगा, नहीं तो यहाँ से V0 कॉमन आएगा, एंड 2 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा ये पार्ट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, कोई पूछता है इसकी कैंटिग्रेटी बताइए, इसकी कैंटिग्रेटी बताइए, तो तुम क्या करते हैं, हाफ आई एक्स एक्स ओमेगा 2 का स्क्वायर प्लस, और ये आई आर है ना, तो सीधे हाफ इस एक्सिस को अबाउट आई निकाल लेना, हाफ आई इंटू ओमेगा 1 का स्क्वायर, आंसर। आई आर पता चलते ही सीधे तुम हाफ आई आर, मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सिस जब पॉइंट रेस्ट पे है ना इसके ऊपर, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में तुम चाहो तो लिख सकते हो हाफ आई एक्स ओमेगा एक्स का स्क्वायर हाफ आई बाई वाई ओमेगा वाई का स्क्वायर, वो आंसर दे देगा। अदरवाइज तुम्हें फिर सेंटर ऑफ मास करना पड़ेगा, कि ज़्यादा सेंटर ऑफ मास पे जाओगे तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में हाफ एम्बेसियम स्क्वायर, फिर सेंटर ऑफ मास पे 2 एक्सिस बनेगी, एक एक्सिस ऐसे एक एक्सिस ऐसे, फिर इसके अबाउट हाफ आई एक्स ओमेगा स्क्वायर, फिर इसके अबाउट हाफ, अरे देखो ना अभी एक और बेटर समझ में जाएगा कैंटिग्रेटी वाला पार्ट। देखो नॉर्मली 3D मोशन के अंदर कैंटिग्रेटी ना ऐसे लिखा जाता है, हाफ आई ए आर ओमेगा नेट का स्क्वायर प्लस एक वही बात, लेकिन इसमें ना आई ए आर वाले में भाई ओमेगा नेट तो तुम्हें मिल गया, लेकिन आई ए आर ये तो अगर सही से देखो तो इसको लिखना यहाँ पे मुश्किल है, क्योंकि ये कन्वर्ट कैसे होगा, एक एक्सिस हो तो समझ में आती है, यहाँ पे 2 एक्सिस पड़ी हुई है, एक एक्सिस समझ में आती है, अगर 2 एक्सिस है तो अब इस पूरे फॉर्मेट को देखना, जो कि हमेशा यूज होता है 3D के अंदर, ये होता है हाफ एम VCM का स्क्वायर प्लस हाफ आई एक्सिस, अभी प्रिंसिपल एक्सिस वाली है, अब इसकी प्रिंसिपल एक्सिस कहीं यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, तो क्या लिखोगे हाफ आई एक्स ओमेगा एक्स का स्क्वायर
प्लस ये परपेंडिकुलर वाई वाली हाफ आई वाई इंटू ओमेगा वाई का स्क्वायर। अब एक चीज देखना, ये सेंटर ऑफ मास है, अगर ये सेंटर ऑफ मास है इस पर्टिकुलर पोजीशन में, तो ये डिस्टेंस अगर दिया गया है तो इसकी वेलोसिटी हम चाहे तो निकाल सकते हैं ओमेगा वाई। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट जिस ओमेगा से घूम रहा है उसी से ये भी इसके अबाउट ऐसे घूम रहा है, तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, और ये इसमें कुछ गलत नहीं है। तो हाफ एम इंटू भी से क्या लिखोगे, ये दूरी डी, तो डी का स्क्वायर इंटू ओमेगा वाई का स्क्वायर, ओमेगा वाई का स्क्वायर। अब इसको एक साथ कर लो, इसके एक साथ, और ये सेंटर ऑफ मास पे था तो ये आई वाई प्लस एम डी स्क्वायर नहीं बन जाएगा इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? तो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हाफ इंटू ओमेगा वाई का स्क्वायर हो गया, और ये वाला टर्म अलग से बचा रह गया। देखो मतलब तुम्हें ये वाली निकालने की जरूरत नहीं पड़ी आई, इसके अबाउट तुम्हें आता ही है, इसके अबाउट पता है पैरेलल से सिर्फ लिख दो। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. ठीक है।